नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग और देवभूमि डायलॉग में आज का हमारा मुद्दा है युवाओं की जो अपेक्षाएं और आकांक्षाएं हैं नए युवा मुख्यमंत्री से। हमारे प्रदेश के युवा सोचते क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, कौन से काम उनकी प्राथमिकता में रहें, और सबसे बड़ा मुद्दा हमारे युवाओं के लिए आज क्या है जब हम बात उत्तराखंड की करते हैं। इसी पे बात करने के लिए तीन खास मेहमान अलग अलग जिलों से हमारे साथ, तीन हमारे युवा मित्र जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रुद्रपुर से हेमपंत जी, अल्मोड़ा से मनी नमन जी और रेखा देवशाली जी रुद्रप्रयाग से हमारे साथ जुड़े। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। माना यह जा रहा है कि बीजेपी ने यह युवा कार्ड खेला है कहीं ना कहीं युवाओं को आकर्षित करने के लिए, लेकिन आपको लगता है सिर्फ युवा मुख्यमंत्री बना देने से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ बड़े रिफॉर्म, बड़े काम करने पड़ेंगे अपने युवाओं के लिए? जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है सर। अभी जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनके पास एक तो टाइम कम है और उनको बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे देश, हमारे राज्य में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है और मुद्दे भी युवाओं से ज्यादा जुड़ते हैं और उन मुद्दों को एक एक करके उन्हें युद्ध स्तर पर उनको प्राथमिकता में लेके पहले दिन से ही उनको इस पर कार्यवाही करनी पड़ेगी। तभी उनका जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसका फायदा युवाओं को भी मिलेगा और राज्य को भी उसका फायदा तभी मिल पाएगा। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस समय? सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का ही है, क्योंकि एक तो पहले से ही देश की अर्थव्यवस्था भी डगमगाई हुई थी और जो ये अभी डेढ़ साल से लगभग कोरोना के कारण हमारे राज्य में जो पर्यटन था वो लगभग शून्य हो चुका था और ट्रांसपोर्टेशन की भी बिल्कुल बुरी स्थिति है जी। इसलिए, और होटल्स वगैरह जो थे वो सब बंद पड़े थे, तो इस कारण से बहुत ज्यादा स्तर पर अभी बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। नई नौकरियां नहीं आ रही हैं, प्राइवेट नौकरियों में भी नए अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह से युवाओं को सबसे पहले रोजगार मिलेगा, तभी हमारे देश की, हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और बाकी चीजें भी धीरे धीरे स्टेबल होंगी। ओके, आपने कहा कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, और वाकई आपने ठीक कहा, बेरोजगारी इस प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है। बड़े पैमाने पे बेरोजगार हमारे यहाँ युवा हैं और कम से कम कोरोना के बाद जो लोग वापस पहाड़ों में आए हैं वो रोजगार की तलाश में हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि इस रोजगार के सबसे बड़े मुद्दे को जो हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं वो कैसे टैकल करते हैं। मनी नमन जी, आप, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी? जी बिल्कुल। ओके, आपको लगता है कि साहब आप इस बार, आपके लिए एक ऐसा मौका है कि आप अपने आप को साबित कर सकते हैं और उसमें भी सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप रोजगार सृजन करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार से जोड़ें। मनी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। उत्तराखंड राज्य बनने के उपरांत से आज तक जिस प्रकार की उठापटक हो रही है, एक युवा साहित्यकार होने के नाते मैं चार पंक्तियों से अपनी बात करना चाहता हूं कि हुए अलग हम इतने वर्षों से, आखिर क्या पाया है, सत्ता कुर्सी की खातिर हमको बस दाव लगाया है, बेरोजगारी, शिक्षा, जंगल, पानी, सड़कें, बीमारी, खूब मदारी बनकर तुमने हमसे नाच नचाया है। सिर्फ एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड राजनीतिक प्रयोगशाला न बने। यहाँ के युवा इतने वर्षों से टकटकी लगाकर जो स्वप्न उन्होंने देखा था, उस स्वप्न को साकार होने की उम्मीद अपने आंखों में सजाए हुए हैं। अगर हम बात करें, आज शिक्षकों की भर्ती की बात करें, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति की बात करें, और एक महत्वपूर्ण मुद्दा आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि युवा आज जो है वो नशे की ओर को जा रहे हैं। उस ओर भी सरकार को ध्यान देना होगा, बद्ध होकर सिर्फ जुमलेबाजी से या फिर सत्ता की खींचतानी न होकर युवाओं की जो मूलभूत जो या बेरोजगारी है, अशिक्षा है या पलायन इत्यादि जितने भी मुद्दे हैं उन पर अब जो हमारे नए मुख्यमंत्री हैं उनका पहला फोकस होना चाहिए। ओके, हेम भाई, बिल्कुल सही कहा मनी भाई ने कि साहब जुमलों से काम नहीं चलेगा, और उससे भी बड़ा मुद्दा जो हम सबके सामने है कि उन्होंने कहा उत्तराखंड को आप राजनीतिक प्रयोगशाला मत बनाइए। ऑलरेडी उत्तराखंड एक प्रयोगशाला बन गया है। जी सर, बिल्कुल। सर, मेरा ये कहना है, देखिए जब उत्तराखंड राज्य बना था 2020 में, उस समय जो बच्चे पैदा हुए थे वो अब 21 साल के हैं और वो खुद रोजगार की लाइन में खड़े हैं, वो रोजगार पाने की तरफ बढ़ रहे हैं, वो रोजगार खोज रहे हैं अभी तो। और अभी बिल्कुल ऐसी स्थिति है कि
क्योंकि मैं पहाड़ से हूँ और अभी मैं रुद्रपुर में हूँ, तो मैं प्लेन्स और पहाड़ दोनों की स्थिति को समझने की स्थिति में हूँ। और रुद्रपुर में जैसे आपने कहा कि जो लोग प्रवासी थे बाहर पहाड़ में आए हैं, उनके लिए तो समस्या है ही, लेकिन जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और जो लोग जॉब कर रहे थे वो उनकी भी जॉब गई है, जो टेम्परेरी जॉब में थे उनकी जॉब गई है। आपने बिल्कुल क्योंकि ठीक कहा, इंडस्ट्री, जिनके पास नौकरी थी उनकी नौकरी चली गई, जो बेरोजगार थे वो और मुश्किल में चले गए हैं, जो बाहर से आए थे वो और बेरोजगार जुड़ गए। यानी तीन चुनौतियां हमारे सामने हैं। बहुत 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 बदतर स्थिति है सर। और अभी क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम पर्यटन हमारे राज्य का एक बहुत अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ था, और आप देख रहे हैं कि 4 धाम यात्रा पर भी संकट है। कुंभ का हमने देख ही लिया है, जो एक बहुत बड़े स्तर पर जो पर्यटन आता था हमारे यहाँ पर, वो लगभग शून्य पर पहुंच गया था, अब थोड़ा उठने की स्थिति में है। वो उसके कारण अर्थव्यवस्था पूरी तरह डगमगाई हुई है और बेरोजगारी भी पीक पर पहुंच चुकी है। ओके, और नियर अबाउट 11 to 12% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उत्तराखंड का। नियर अबाउट 11 to 12% अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये तो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, लेकिन अगर आप प्राइवेटली आंकड़े करेंगे हालात इससे कई ज्यादा खतरनाक हैं। रेखा जी, मेरी आवाज अब तक आ रही होगी अब? हाँ जी अब आ रही है। आपको भी प्रसन्नता हुई कि आपके राज्य को एक युवा मुख्यमंत्री मिल गया? 21 साल में 11वां मुख्यमंत्री कम से कम एक युवा तो आया। जी बिल्कुल। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं श्री धामी जी को। वो उत्तराखंड के नए 11वें मुख्यमंत्री चयनित हुए हैं, और साथ ही युवा मुख्यमंत्री चयनित हुए हैं तो बहुत सारी अपेक्षाएं उनसे हैं। उत्तराखंड में तो बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि सरकार कभी भी स्थिरता नहीं ले पाई है इतने सालों में, और स्थिरता न होने के कारण विकास भी डगमगा रहा है। और इसी के लिए समस्याएं दिन पर दिन बढ़ रही हैं, लेकिन कम नहीं है। मैं अपने जिले के अगर हिसाब से बोलूं, रुद्रप्रयाग, तो वहाँ तो स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर और शिक्षा से, स्वरोजगार से लेकर समस्याएं ही समस्याएं हैं। और अपेक्षा की जाती है कि अब क्योंकि युवा मुख्यमंत्री आए हैं, तो वो युवाओं की जन भावनाओं को अच्छे से समझ पाएंगे, और वो समझ पाएंगे कि कैसे रोजगार एक का स्तर एकदम से नीचे चला गया है, क्योंकि 2 साल से कोरोना ने भी काफी कुछ खत्म कर दिया रोजगार के क्षेत्र में। जो बच्चे बाहर जॉब करने के लिए गए थे वो भी सारे वापस लौट आए हैं। तो मुख्यमंत्री से अपेक्षाएं हैं कि स्वरोजगार के नए आयाम लेकर आए, और स्वास्थ्य के, क्योंकि उनके पास 2022 तक अभी ये वाला समय तो काफी कम है, फिर भी हमारी उनसे अपेक्षाएं हैं कि वो इतने कम समय में कुछ निर्णयों को, कुछ विषयों को लेकर बिल्कुल आपने ठीक कहा, सरकार सिंबोलिज्म से ना चले, क्योंकि मैंने देखा है उत्तराखंड में सिंबोलिज्म बहुत चलता है। इतना सिंबोलिज्म चलता है कि जनता अब उस सिंबोलिज्म को समझने लगी है। जैसे मैं आपको बात बताऊं, कितनी विज्ञप्तियां निकलती हैं, उस पैमाने में कितनी भर्तियां हुई, लोग विज्ञप्तियां ही देखते रह जाते हैं। लेकिन मैं अपने उत्तराखंड के भाई बहनों से एक बात कहना चाहूंगा, हमारे साथ केवल 3 से 4 लोग जुड़ सकते हैं क्योंकि हमारी कैपेसिटी इतनी है, लेकिन आप सब लोग इस डिबेट में जुड़ के अपनी बात रख सकते हैं, अपनी भावनाएं रख सकते हैं, अपने सुझाव रख सकते हैं, अपनी सोच रख सकते हैं कि कैसे देवभूमि उत्तराखंड हमारा आगे बढ़ेगा। और आपके कोई नायाब आइडियाज है, क्योंकि कॉमन मैन का आइडिया मैं समझता हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसमें इनोवेशन भरा होता है। तो आप वो आइडिया भी हमसे शेयर कर सकते हैं। मनी भाई, क्या मैं गलत कह रहा हूं कि सब सिंबोलिज्म से काम नहीं चलेगा? आप ग्राउंड में काम करिए, आप रियलिटी में काम करिए, आप प्रैक्टिकलिटी में काम करिए। जी बिल्कुल भट्ट जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। और सिंबोलिज्म की जहां तक आपने बात कही है, ये हमारा जो राष्ट्र है, यह विवेकानंद का राष्ट्र है, ये दयानंद सरस्वती का राष्ट्र है। कभी जिन्होंने युवा पीढ़ी को आगे बढ़कर कमर से कमर मिलाकर, कटी से कटी मिलाकर चलना सिखाया है। कभी कहा गया कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनम्। आज युवा धोखे में है, खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। और धरातल की आपने बात करी थी, ग्रासरूट लेवल पर हमें वो प्रयत्न करने होंगे। आज देखिए, मैं ये मानता हूं कि इस प्रदेश में संसाधनों की कमी नहीं है जी। हमें यहाँ के जो नेचुरल फ्रूट्स होते हैं उनका उत्पादन करना होगा। और कुछ जो हमारे युवा बाहर थे, उत्तराखंड से बाहर थे, वहां पर अपनी आजीविका या किसी भी पलायन के दंश से, अब हम जो भी उसको कहें,
उत्तराखंड में वापस आने के बाद, अपने घर वापसी के बाद उनको मार्केटिंग में बहुत ज्यादा जो दिक्कत आ रही है, मार्केटिंग में उनको सपोर्ट करने का इस सरकार को प्रयत्न करना चाहिए। युवा किसी भी क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को दिखाएं तो उनको उन प्रतिभा को समझकर उनको पूरा सहयोग और पूरा योगदान देना इस सरकार का मूलभूत उद्देश्य होना चाहिए। मनी भाई, आपने एक और अच्छी बात कही और हेम भाई के पास मैं जाना चाहूंगा कि प्रकृति ने हमें वो सारे संसाधन दिए हैं जिसका संतुलित इस्तेमाल करके हम अपने लोगों को रोजगार दे सकते हैं, बट हमने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। हेम भाई, हम लोग इसको एक मैन्युफैक्चरिंग स्टेट बनाने में लगे रह गए, जबकि मुझे नहीं लगता इसकी मूल भावना में मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है। हम एक प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर स्टेट बन सकते हैं, ऑर्गेनिक स्टेट बन सकते हैं, हॉर्टिकल्चर स्टेट बन सकते हैं, जड़ी बूटी स्टेट बन सकते हैं, टूरिज्म स्टेट बन सकते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और चला गया। आपको लगता है कि वो इकोनॉमिक मॉडल जो है अगर हम शुरुआत से ले आते तो शायद बेरोजगारी की आज इतनी बड़ी फौज हमारे सामने नहीं खड़ी होती? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल। अभी देखिए, अगर हम पर्यटन की भी बात करें ना, तो अभी भी हम लोगों को पर्यटन के लिए सिर्फ मसूरी, नैनीताल, 2-3 ऐसे स्टेट हैं, या फिर तीर्थ के लिए हम हरिद्वार या चारधाम। क्यों नहीं हम लोगों को अपने नए पर्यटन स्थल डेवलप कर पाए हैं? जो अंग्रेजों के जमाने के पर्यटन स्थल थे वो ही हम अभी भी ब्रांडिंग कर पा रहे हैं। क्यों नहीं हम अपने प्राकृतिक जो उत्पाद हैं उनको एक प्रॉपर तरीके से ब्रांडिंग नहीं कर पाए हैं? सरकार की ऐसी कोशिश होनी चाहिए। या हम अपने जो पकवान हैं, डिशेस हैं, उनको एक पहचान नहीं दिला पाए हैं। हम अपने लोक गीतों को, क्योंकि ये एक कंप्लीट, जब पूरे उत्तराखंड की ब्रांडिंग होगी तभी एक पर्यटन या फिर हॉर्टिकल्चर या फिर मेडिकल, जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनकी जो एक कंप्लीट इकोनॉमी उठेगी, पूरी चारों तरफ से उठेगी, तभी ये हो पाएगा। जब उत्तराखंड एक बड़ा ब्रांडिंग के मामले में तो आप कहिए, हमारे पास पिथौरागढ़ में चूरा है साहब, हमारे पास तिमिला है साहब, मैं बहुत छोटे छोटे उत्पादों की बात कर रहा हूं। हमारे पास तेज पत्ता है साहब, हमारे पास ऐसे पत्तल हैं जिनकी प्लेट्स बन सकती हैं जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक हैं और ये तक स्वरोजगार दे सकती हैं। अब बशर्ते है कि इन लोगों को समझाए कौन, क्योंकि ये तो हर काम में डीपीआर देखते हैं, बजट देखते हैं, ठेका देखते हैं, कमीशन देखते हैं, इसके अलावा तो हमारा दिमाग ही नहीं जाता। अब रेखा जी, प्रकृति क्या करे? प्रकृति तो कह रही है कि साहब मैंने आपको संसाधन दिए हैं, मैंने आपको नेचर दिया है, मैंने आपको सारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन दिए हैं, मैंने आपको हिमालय दिया है, तो मैं क्या करूं अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो? रेखा जी। जी बिल्कुल, क्योंकि उत्तराखंड एक पर्यटन वाला राज्य के रूप में जाना जाता है, या चारधाम के उसमें देखा जाता है, जबकि उत्तराखंड में कृषि और बागवानी को लेकर भी बहुत सारे नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। प्रकृति ने भरपूर पर्यावरण दिया है उत्तराखंड को, तो हम चाहते हैं कि इसमें भी कुछ नई नीतियां बनाई जाएं, कृषि को लेकर उत्तराखंड को कृषि राज्य के रूप में भी देखा जाए। और भी बहुत सारे स्वरोजगार हैं जिनके रूप में उत्तराखंड की एक नई पहचान बन सकती है, लेकिन उसके लिए कठिन निर्णयों की आवश्यकता है, नई नीतियों की जरूरत है। भू कानून को लेकर आजकल फिर से आंदोलन है, तो हम चाहते हैं कि इस पर भी आगे बात हो, इस पर भी नया कानून फिर से लागू किया जाए। और सड़क को लेकर एक मुख्य वो है कि सड़कें गांव-गांव तक पहुंचे, कोई असुविधा ना हो। गांव से ही लेकर जब सड़कें बनेंगी तभी स्वास्थ्य और शिक्षा के उसमें नए कार्य होंगे, के क्षेत्र में नए कार्य होंगे। तो और एक और बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी। मैं महिला सुरक्षा को लेकर एक बात और मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा करती हूँ कि महिला सुरक्षा को लेकर भी वो कड़े नियम बनाए। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो बेटियां हैं वो उत्तराखंड से गायब हो रही हैं। ये भी एक मुख्य पहलू है जिस पर की बात की जा सकती है। मैं समझता हूं अगर ये सच बात आपने रेखा जी कही, और ये शेम है हमारे लिए, एक बहुत बड़ा काला धब्बा है मैं कहूंगा। एक तरफ हम कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हम देश का सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन है, दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर महिलाएं गायब हो रही है, अपने आप में एक शर्म की बात है। और मैं समझता हूं कि
इतनी बड़ी पुलिसिंग होने के बाद जिस पुलिसिंग के ऊपर हम एक भारी भरकम खर्च करते हैं, ऐसा हो रहा है तो ये हमारे लिए अपने आप में सवाल है। मनी भाई, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सिक्किम इस देश का 80% इलायची उत्पादन करता है, 6.5 लाख का सिक्किम। अरे हम तो 1.25 करोड़ उत्तराखंडी हैं साहब, हम तो आमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं, बट शर्त है हमारे नीति निर्माता इस दिशा की ओर सोचें। हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं उनके थॉट में हॉर्टिकल्चर हो, उनके थॉट पे एग्रीकल्चर हो, उनके थॉट पे फ्लोरिकल्चर हो, उनके थॉट पे पेसिकल्चर हो। मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही बात कही है। बात देखिए जहन की है, बात उद्देश्य की है, बात है नीयत की। यहाँ पर लघु उद्योग को बढ़ावा देने की बहुत आवश्यकता है। देखिए हमारे वहाँ घिंगारू होते हैं, हिस्सालू होते हैं, यहाँ पर काफल होता है, यहाँ पर बुरास होता है। अगर हम यहाँ के युवाओं को जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, अगर हम उनको सम्मिलित करेंगे, एकजुट करेंगे और इस ओर प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर आ सकता है। और दूसरी बात मैं कहता हूँ कि आदरणीय अभी मैम ने एक बात कही थी, उन्होंने जो नारी की जो बात कही है, यहाँ पर लगातार कुछ समय से जो दिक्कतें हो रही हैं, यहाँ की जो मातृशक्ति है वो गायब हो रही हैं, उनको पीड़ा का दंश झेलना पड़ रहा है। तब जाकर मुझे वो पंक्तियां याद आती हैं कि नारी को मत दोष दो, नारी जग में महान, नारी को मत दोष दो, नारी जग में महान, नारी से पैदा हुए हैं रामकृष्ण भगवान। और ये उत्तराखंड हमारा देवभूमि है, पूरा देश, पूरा विश्व इसको नमन करता है। आज की स्थिति में, आज की प्रासंगिकता में अगर हमारा लॉ एंड ऑर्डर और यहाँ की सरकार अगर इस पर कदम नहीं उठा रही है, तो ये बहुत शेमफुल है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई मैंने जो कहा सिक्किम कर सकता है तो उत्तराखंड क्यों नहीं? सिक्किम कर सकता है, उत्तराखंड क्यों नहीं? हिमाचल कर सकता है, उत्तराखंड क्यों नहीं? अरुणाचल प्रदेश कर सकता है, उत्तराखंड क्यों नहीं? सर इसमें जी बिल्कुल, मैं सहमत हूं आपकी बात। ओके हेम भाई बताइए। मैं चाहता हूं सर, मेरा ये कहना है कि जो हमारा ट्रेडिशनल ज्ञान है ना, हाँ। जैसे अभी हमारे यहाँ पर ताम्र उद्योग था, जिसको बहुत अच्छी तरह से हैंडीक्राफ्ट हम बना सकते थे, जो जी बागेश्वर में, या फिर हमारे जोहार आप थोड़ा सा फ्रेम से कट रहे हैं हेम भाई, थोड़ा सा फ्रेम में जो हमारा दन या कालीन उद्योग था, कालीन उद्योग को दोबारा बढ़ावा देना चाहिए। तो ऐसे बहुत ट्रेडिशनल हमारे उद्योग थे, ट्रेडिशनल उद्योगों को या ट्रेडिशनल ज्ञान को, कई जो हमारे आयुर्वेदिक से जुड़े हुए कई ऐसे पुराने लोग हैं जिन्हें जड़ी बूटियों का बहुत अच्छा ज्ञान है, उनकी ब्रांडिंग हो सकती है। और कई ऐसे अनडिस्क्लोज्ड ऐसे टूरिस्ट एरियाज हैं जहां पर लोगों को पहुंचाया जा सकता है। मेरा एक दोस्त है स्विट्जरलैंड में, एक बार मैंने उससे पूछा कि हमारे गांव का ये वो, तो मैंने उससे पूछा स्विट्जरलैंड में और उत्तराखंड में, हमारे पिथौरागढ़ में क्या अंतर है? उसने बोला सिर्फ हमारा पहाड़ ज्यादा सुंदर है, स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा, सिर्फ अंतर है तो कनेक्टिविटी का है। आप जानते हैं पिथौरागढ़ से 5 दिन रास्ता बंद रहा, पिथौरागढ़ अभी पिछले हफ्ते 5 दिन तक पिथौरागढ़ घाट में रोड ब्लॉक रही, जबकि वो बन रहा है वहां पर, ऑल वेदर रोड कहा जाता है उसको, और वो ऑल बोदर रोड हो गया, सभी परेशान है उस रोड से। तो ये जब तक कनेक्टिविटी नहीं, आपने अच्छी लाइन बोली, ऑल बोदर रोड हो गई। लेकिन एक बात पे और कहना चाहता हूं, और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैंने कहीं पढ़ी है, मैं साहब उत्तराखंड के गांव-गांव में घूमा हूं, मैंने वहां के लोगों को स्वरोजगार करते हुए देखा है, मैंने लोगों को मेहनत करते हुए देखा है, मैंने युवाओं का इनोवेशन देखा है। और मैं पिछले 4-5 साल से, जब से उत्तराखंड आऊं, विश्वास नहीं करेंगे, मैं केवल अपने सोशल मीडिया को एक ही माध्यम के लिए इस्तेमाल करता हूं कि अपने युवा साथियों जो इनोवेशन का काम कर रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ावा मिल सके। अब रेखा जी, अगर हम सब भी मिलकर, जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना वोकल फॉर लोकल, अब वोकल फॉर लोकल क्या है? अगर कोई काष्ठ कला का काम कर रहा है, मान लीजिए कोई काष्ठ कला का काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम सब भाई बहन मिलकर उसके काम को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ही उसे जगह दे दे, न जाने कितने खरीदार उसको मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें भी आपसी सामंजस्य बनाना होगा। रेखा जी, आपको ऐसा नहीं लगता? जी बिल्कुल लगता है, और सहयोग बहुत जरूरी है इस सब के लिए। अगर सहयोग मिले तो हमारे क्षेत्र में तो आजकल लोग मशरूम उत्पादन को लेकर या रिंगाल को लेकर और या बढ़िया बनाने को लेकर, छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको लेकर एक अच्छा सा अच्छे से उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं और इनसे एक बहुत अच्छी आय हो सकती है। गाँव में तो आजकल बहुत सारी चीजें चल रही हैं, स्वयं सहायता समूह बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, हस्तकला का बहुत अच्छा उद्योग चल रहा है, लघु उद्योग बहुत सारी जगह, रिंगाल पे तो बहुत ही सुंदर लघु उद्योग चल रहे हैं जो लोग वो कर रहे हैं, कुमाऊं में ऐपण को लेकर है।
तो हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार को अपनी नीतियों में सुधार करना चाहिए, नई नीतियां आनी चाहिए, लघु उद्योग पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल तो मनी यही भाई, सब मैं है कि आपसे हम एक लोग बात बहुत कहूं, कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर लेकिन सकते हैं। जरूरी है मनी कि भाई, सब मैं में आपको एक जागरूकता एग्जांपल हो, देता हूं। युवा इसके लिए आगे बिकॉज आए और पार्लियामेंट सरकार साथ दे। में, देश की संसद में जब आप मेन पार्लियामेंट में एंटर करते हैं, तो जैसे ही आप जाते हैं, जो आपकी पास वाली लॉबी है उसके सामने हिमाचल प्रदेश का एक कियोस्क लगा हुआ है, जिसमें वो हिमाचल प्रदेश के जूसेस वहां पर पिलाते हैं। अब आइडिया देखिए कितना बड़ा है, क्योंकि पार्लियामेंट पे पूरे देश और विदेशों से लोग आते हैं और एंटर वहीं से करते हैं। अगर एक ने भी हिमाचल का टेस्ट ले लिया तो उसकी जिह्वा में टेस्ट आ गया ना, तो वो आने वाले समय में किस राज्य के प्रोडक्ट की डिमांड करेगा? नेचुरली वो हिमाचल प्रदेश के प्रोडक्ट की डिमांड करेगा। अरे साहब, जब हिमाचल प्रदेश एक कियोस्क लगा सकता है, आप पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी बिल्डिंग के गेट से एक कियोस्क लगा दीजिए, रिक्वेस्ट करिए साहब कि हमें एक मौका दे दीजिए। लेकिन अब सवाल ये है, और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज ये क्यों कह रहा हूं, मैं हमेशा इन बातों के लिए वोकल रहता था, जब सरकार में था तब भी और आज भी। क्या मैं गलत कह रहा हूं क्या? सही कह रहे हैं जी भट्ट जी, आपने एकदम सही बात कही। भट्ट जी, मेन मुद्दा क्या है, जो बड़े स्तर है वहां पर जो प्रथम दृष्टिपात होता है ना, जैसे आपने पार्लियामेंट की बात कही है, या उससे भी ऊपर के जो स्तर है वहां पर बाहर के व्यक्ति या जो भी गणमान्य वहां पर दृष्टिपात करते हैं। हम किसी भी चीज को जब प्रथम बार देखते हैं तो उसकी लालसा और उसकी एक जो छाप होती है हमारे मन में ठहर जाती है। और पिछले कई वर्षों से आपका पहाड़ के प्रति आपका प्रेम और आपके जो कार्य हैं, आपकी निष्ठा, उसको भट्ट जी हम देख रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने उत्तराखंड की पीड़ा को लेकर जो बात कही है, उत्तराखंड में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, वो सारे संसाधन हमारे पास पर्याप्त रूप से यहाँ पर प्राप्त हैं, उपलब्ध हैं, लेकिन उनका प्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, उनको हम कैसे बताएंगे, उनकी खूबियों को कैसे बताएंगे, उनको बड़े स्तर पर कैसे हम उसकी प्रदर्शनी कर सकते हैं, इस पर हमें काम करने की बहुत जरूरत है। अब हमारी सोच क्या है कि हम अमिताभ बच्चन से ऐड कराएंगे, हम बड़े बड़े लोगों से ऐड कराएंगे। अरे हमारे लिए तो एक आम उत्तराखंडी अमिताभ बच्चन से कम थोड़ी ना है। हम अपने उत्तराखंडियों पे भरोसा करें ना कि हम अपनी ब्रांडिंग खुद करेंगे। हम क्यों करोड़ों रुपए उनको दें? हम हर उत्तराखंडी मिलकर अपने राज्य को ब्रांड कर सकते हैं, बिल्कुल ब्रांड कर सकते हैं साहब। आज मैं देखता हूं जितने भी लोग मिलते हैं, कम से कम उनके मन में एक तिमिले को लेकर एक जिज्ञासा तो पैदा हुई कि आज तिमिले में सबसे ज्यादा फाइबर क्यों पाया जाता है। आपको उसकी मेडिकल वैल्यू भी बतानी होगी। अब हिम भाई, मैं इसलिए कह रहा हूं, एक ब्रिटिश मेडिकल जर्नल बताता है कि तिमिले में सबसे ज्यादा फाइबर पाया जाता है और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा तिमिला होता है। उसे इंसानों को बेचने के बजाय हम उसे चिड़िया के लिए छोड़ देते हैं कि चिड़िया को खाने दो। अगर हम उसी को एक इकोनॉमिक मॉडल इस प्रदेश में बना लें तो हम न जाने कितनों को रोजगार दे देंगे। छोटे छोटे काम कर सकते हैं हिम भाई हम। सर, इसमें ना फूड प्रोसेसिंग जो कहते हैं ना, खाद्य प्रसंस्करण, उसका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि तिमला तो जंगलों में, गांवों में बहुत होता है हमारा, मड़वा, या फिर अब जैसे हिसालू का किसी ने नाम लिया था, हिसालू ऐसा डेलिकेट वो है। और आप जानते हैं वो वाइल्ड बेरी 5 स्टार होटल्स में, विदेशों में कितनी पसंद की जाती है, लेकिन वो पेरिशेबल आइटम है, वो एक दिन में खराब हो जाता है। उसको कैसे मतलब मार्केट तक पहुंचाया जाए? आपको यहाँ पर सप्लाई चेन मैनेजमेंट की चिंता करनी थी। अब उगाने वाला अगर उगा भी ले तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे होगी, फूड प्रोसेसिंग कैसे होगा? काफी लोग देखिए, आप जूस, जैसे बुरांस की ब्रांडिंग तभी हो पाती है जब उसका जूस में हम कन्वर्ट कर देते हैं ना। अभी काफी लोग उसका लोग जानते हैं कि उसका हार्ट से रिलेटेड बहुत यूजफुल है। वो मड़वा है हमारा, देखिए मड़वे पे भी बहुत रिसर्च हुई है। मैं जानता हूँ कि इसमें हाई प्रोटीन है, वो बहुत ही बढ़िया न्यूट्रियस। सर, ये रिसर्च है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने, या हमारे जो सीरियल्स हैं उन पे एक रिसर्च कराई और उसमें ये निकल कर आया कि जितने भी हमारे गुणकारी तत्व हैं सबसे ज्यादा वो हमारे मडवे में, चौलाई में, इन सब पे पाए जाते हैं। अब ये ऑलरेडी प्रूवन फैक्ट हो गया है जी। लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से सर ब्रांडिंग, वही वाली बात आती है ना कि हम इसको कैसे प्रेजेंटेबल बनाएं। प्रेजेंटेबल बनाना पड़ेगा, प्लस इसको एक फूड जहां पर उत्पादन होता है उनको भी अच्छी वैल्यू मिले, जिससे कि अगली फसल में वो उसको उगाने के लिए प्रॉफिटेबल हो उनको, वो हो, प्लस उसको कोई ऐसी वैल्यूएबल चीज में हम कन्वर्ट कर पाए। जैसे कुछ लोग आजकल वैल्यू एडिशन, हमें वैल्यू एडिशन की तरफ जाना पड़ेगा।
अब रेखा जी, जैसे मैं बात तभी करता हूं, सब- जैसे हमारे नए मुख्यमंत्री, अगर उनको कोई बता दे ये बात कि चलिए आप तय कर लीजिए कि आपके पास जो भी आएगा आप उसका वेलकम बुरास ड्रिंक के साथ करेंगे, तो हमारी ब्रांडिंग शुरुआत ऐसी होती है साहब। हमारे सारे कैबिनेट मिनिस्टर, सारे एमएलए तय कर लें कि हम बुरास ड्रिंक ऑफर करेंगे। एक तो जो बुरास का जूस बना रहे उनकी डिमांड को हम खरीद लेंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा, हम अपने बुरास की ब्रांडिंग कर लेंगे। और साहब हमारे यहाँ तो इतनी ट्रेनें, इतनी फ्लाइटें आती हैं, अगर हम अपने एयरपोर्ट में, अपने रेलवे स्टेशन में इस तरह के कियोस्क लगा दें जो केवल हमारे लोकल फ्रूट और लोकल जूसेस को आगे बढ़ा रहे हो। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा, मैं जानता हूं सबको ये बातें पता है, बट हम करते क्यों नहीं? जी सर, हमारे यहाँ बहुत रेखा सारी जी, चीजें ऐसी हैं कि जो बहुतायत में पाई जाती हैं, बहुतायत में संसाधन बहुत सारे हैं, लेकिन उनका यूज किस तरह से किया जाए ये या तो लोगों को पता नहीं है, अगर पता है भी तो उसको बाहर तक पहुंचाया कैसे जाए। अब आप लोग बुरांस को लेकर ही बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ बुरांस बहुत बड़े उस पे पैमाने पे होता है, और उसका सिर्फ लोगों को यही पता है कि इसका जूस बनाया जाता है। हो सकता है कि मतलब ताजा जूस मिल सकता है उसमें, अगर हमारे फूल वो सुरक्षित बाहर तक भी पहुंचे किसी कंपनी तक, जहां पर एक अच्छा सा उद्योग लगाया जाए, तो कैसे उसको सुरक्षित रखें, कैसे उसको निकाला जाए, कैसे उसको सुरक्षित रखें, कैसे वहां तक पहुंचाएं, इसमें बहुत सारा जो नीतियां बननी चाहिए, वो अगर बने तो एक अच्छा आयाम स्थापित हो सकता है, एक अच्छी बात बाहर तक पहुंच सकती है उसके जूस के लिए, और बहुत सारे लोग एक साथ उसके रोजगार से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि बेसिक है कि कोई पेड़ पे चढ़ेगा, कोई फूल उतारेगा, कोई उसको वहां से गांव तक और गांव से बाहर मार्केट तक पहुंचाने का काम करेगा, कोई गाड़ी वाला है वो वहां से बाहर तक, और उसको सुरक्षित रखने की जो प्रोसेस है वो वहां तक पहुंचे, तो बहुत सारे लोगों को एक साथ रोजगार भी मिलेगा। इसके साथ ही काफल है, इस सालों में है, और भी चीजें हमारे यहाँ बरसात में लिंगड़े की सब्जी होती है, या और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, वनस्पतियां हैं बहुत सारी जो हमारे की हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो संसाधनों की कमी नहीं है, हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन सरकार इसमें सहयोग करे तो अपेक्षाएं बहुत सारी हैं। अगर लिंगुड़े का आयरन कंटेंट आप पता कर लीजिए, जैसे तिमिले का फाइबर कंटेंट है वैसे ही लिंगुड़े का आयरन कंटेंट है। मतलब ये सब हमारे पास, और ये सब मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ये सब मेडिसिनल फूड हैं, ये बहुत आसानी से नहीं प्राप्त होते हमें। लेकिन मनी भाई, मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं, जब आप रिसर्च करते हैं उसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं। जैसे चीड़ के जंगल को हमारे यहां आज अभिशाप माना जाता था, लेकिन आज चीड़ से हम लीसा ले रहे हैं, चीड़ की लकड़ी हम ले रहे हैं, चीड़ से हम बिजली पैदा करने की बात कर रहे हैं, चीड़ के ठीटे के हम अच्छे अच्छे हैंडीक्राफ्ट्स बना रहे हैं, और भी चीड़ के कई बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं। अगर हम इसी तरह से रिसर्च करें, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अर्थशास्त्र की एक लाइन है, इस पे काम करें, तो मैं समझता हूं कि हम उत्तराखंड में बेरोजगारी को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। जी बिल्कुल भट्ट जी, यही सब प्रयास हैं जो हमें मिलकर करने होंगे। एक कहावत है कि घर का जोगी दूर का सिद्ध। जब कोई तीसरा व्यक्ति आकर हमारी महत्ता को, हमारी उपादेयता को हमको बताता है, तब हम सजग होते हैं, तब हम चेतते हैं भट्ट जी। बात यह है। और आपने जो चीड़ की बात कही थी, चीड़ की तरह और भी वृक्ष यहाँ पर हैं जिनसे हमें बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। इसलिए वोकल फॉर लोकल की जो बात कही गई है हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी द्वारा, अभी एक बात और कहना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि ममता जी ने आम भिजवाए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए और हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व के लिए। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर मनी भाई का थोड़ा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। हेम भाई, आप तो एक उनके वहां के जो आम है, आपने जो फ्रूट्स को उनका प्रचार प्रसार करते हैं। ओके, आप पता नहीं वहां मीठे लगे या नहीं लगे। बिल्कुल। चलिए हे भाई, आपने जो कहा ना कि आपको तराई का भी अनुभव है, पहाड़ का भी अनुभव है, तो आपको कभी ऐसा लगा कि हमारे उत्तराखंड में परमात्मा ने कोई चीज कम दी है, ताकि हम परमात्मा को दोष दे दे कि साहब आपने ये कम दी इसलिए हम नहीं कर पा रहे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। पहाड़ अभी हमारे यहाँ ना, मैं एक चीज कहता हूँ सर, हमें जब तक ये सोच नहीं बनेगी सरकार की कि पहाड़ सेंट्रिक सोच बनानी पड़ेगी।
अभी देखिए, आज तक 20 साल 21 साल में जो भी हुआ है, जो भी पॉलिसीज बनी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे जो काम हुआ है, वो प्लेन्स में हुआ है। आप देखते हैं इंडस्ट्रीज लगी है, प्लेन्स में लगी हैं, काफी चीजें ऐसी हुई हैं, वो बहुत पॉलिसी बेस्ड बातें हो जाएंगी। जी। लेकिन हमें जब तक ये नहीं सोचेंगे कि पहाड़ 9 पहाड़ी जिले, पूरे के पूरे 9 पहाड़ी जिले हैं, जब तक आप उनको फोकस नहीं करेंगे, तब तक पूरा राज्य की इकोनॉमी या पहाड़ के पूरा नाम, राज्य का नाम उठ नहीं पाए। तो जो सरकार की सोच है ना, एक तो सबसे पहले राजधानी हमें पहाड़ में ले जानी पड़ेगी, तभी वो पहाड़ सेंट्रिक सोच हो पाएगी। उसके अलावा मेरा एक कहना ये भी कहना है कि हमें सरकार की तरफ में ज्यादा नहीं देखना चाहिए। हम लोग थे कि सरकार हमारी मदद करेगी तब हम कुछ कर पाएंगे। मेरा ये कहना है कि जो लोग काम कर रहे हैं, पहाड़ में कर रहे हैं या तराई में कर रहे हैं या कहीं भी कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। होगा कैसे? आप लोगों को मुझे मालूम चला कि 30 लाख रुपए खर्च करके एक इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर प्लान हमारी सरकार, उत्तराखंड में सरकारों ने बनाया। अब वो पता नहीं किस कूड़े में पड़ा हुआ है, किसी को नहीं मालूम, लेकिन मुझे जितना बताया गया वो बहुत ही, जिसे कहते हैं, होलिस्टिकल एग्रीकल्चर अप्रोच के लिए बनाया गया था। अब प्लान बना दिया, पैसा खर्च कर दिया, बट उस पर रिपोर्ट पे कोई आपने एक्शन नहीं लिया। तो ये है कि आपको कमिटेड होना पड़ेगा साहब, आपको दिल से पहाड़ के बारे में सोचना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सोचना पड़ेगा सर। और मेरा ये कहना है कि पहाड़ में ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। वो लोग फूड प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं, ऑर्गेनिक भी उगा रहे हैं। आप तो जानते हैं, आप इतना घूमते हैं, हम आपको देखते हैं, आप जगह जगह जाके लोगों को खोजते हैं वो किस तरह का काम कर रहे हैं, अचार बना रहे हैं, जूस बना रहे हैं, जैम बना रहे हैं। हम कम से कम उनका प्रोडक्ट तो यूज करना शुरू कर रहे हैं, हम उनका खरीदना यूज कर रहे हैं। वही मैं बात कह रहा था, रेखा जी हैं। बड़ी अच्छी बात कही। हम ब्रांडेड की तरफ जाएंगे, बातें कितनी भी कर लें, लेकिन मसाला हमें एमडीएच का चाहिए। ये जो सोच है ना, हम अपने उत्तराखंडी भाई का मसाला क्यों नहीं खरीद सकते? हम उसकी दालें क्यों नहीं खरीद सकते? हम उसका चावल क्यों नहीं खरीद सकते? हम उसके यहां से पिसा हुआ आटा क्यों खरीद सकते हैं? क्यों हर बार हम ब्रांडेड की तरफ ही जाते हैं? जिस दिन हम लोकल डिमांड, लोकल सप्लाई, लोकल एम्प्लॉयमेंट, लोकल इकोलॉजी, इस फॉर्मूले पे काम करना शुरू कर देंगे, तो मुझे लगता है उत्तराखंड का एक यूनिक मॉडल हो जाएगा। और यही मॉडल, मैं फिर कह रहा हूं, ये लोकल मॉडल ही उत्तराखंड को बचा सकता है। रेखा जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लोकल मॉडल ही उत्तराखंड को बचा सकता है। लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं के समाधान कैसे होंगे ये किसे पता है। आप लगाइए, उत्तराखंड में जो भी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, वो जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो कृषि से संबंधित है, चाहे वो पशुपालन से संबंधित है, बहुत सारी चीजें हैं। जो लोग कृषि कर रहे हैं, आप जंगली जानवरों का इतना भय है, इतना नुकसान है कि वो आजकल चारे के पेड़, क्योंकि मैं अभी गाँव में थी और 2-2.5 महीने गांव में रह के आई हूँ अभी जस्ट, तो कुछ दिन हुए मुझे आए हुए। तो आप विश्वास नहीं करोगे कि वहाँ पे जो चारे के पेड़ हैं वो अभी जंगली जानवर पूरे नष्ट कर चुके हैं, चारा तक नहीं बचा रहे हैं। तो बताओ इसका क्या उपाय हो सकता है कि कोई गाँव में रहने, जो लोग गाँव में रह रहे हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पे रहने का कोई फायदा ही नहीं है, हम लोग जो कुछ बो रहे हैं या जो कुछ वो गाय भैंस के लिए या चारे के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं उसका कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, सब कुछ नुकसान में जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बाघों का वो है, खतरा है। अब अभी पौड़ी से ही बहुत सारी घटनाएं हैं जहां पर कि बहुत सारे लोग इससे आहत हुए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि इसको भी दूर किया जाना चाहिए। तभी हम मेरे साथ एक दर्शक कमलेश परगाई ने बड़ी अच्छी बात की है, रोजगार को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ की बहुत सारी समस्या है वहां पर इस चीज को रख सकेंगे या आगे बढ़ा पाएंगे। कमलेश परगाई कहते हैं, कोऑपरेटिव मूवमेंट विल बी अ गेम चेंजर, इट कुड बी अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स फ्रॉम विद इन अ तहसील ब्रांडिंग दैट एरिया। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं मनी भाई, कि क्या हम वन विलेज वन फार्म के कॉन्सेप्ट में, अब मैं कह रहा हूं आप इसको 13 जिलों के एक एक गांव उठा लीजिए और एक एक प्रयोग के तौर पे शुरू कर दीजिए, और अगर वो प्रयोग सफल रहता है तो आप उस पर आगे बढ़िए। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम्स की भी बात होती है। अगर एक गांव पूरे का पूरा अदरक लगाएगा तो उसके पास उसको बेचने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, खरीदार उसके घर पे आ जाएगा। तो इस तरह के कई मॉडल्स पे हम काम कर सकते हैं। मनी भाई जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारी नियत और समर्पण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाते हैं। ग्रामीण परिवेश में अगर आप आज भी देखें तो स्वनिर्मित आग लग रही है। जो हमारे यहाँ पर आग लगती है उससे बहुत सारा नुकसान होता है। हम ग्राम प्रहरी रखते हैं, हम तमाम प्रकार की योजनाएं चलाते हैं।
अगर हमारी नियत में होगा और अपनी माटी से हमें प्रेम होगा। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है भट्ट जी जो पूरे विश्व में जाना जाता है, और उत्तराखंड हमने संजीवनी बूटी पूरे राष्ट्र को दी है, पूरे विश्व को दी है। यहाँ सबसे ज्यादा संसाधन होते हैं, जड़ी बूटियों का सबसे ज्यादा कारोबार यहाँ पर हो सकता है। हम अपने संसाधनों के प्रति कितने निष्ठावान हैं? अगर जैसा अभी हमारे मित्र ने कहा था कि सरकार की ओर को टकटकी लगाकर देखना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, हम खुद से क्या कर सकते हैं? अभी लिंगुड़े की बात आई थी, मैं खुद आपको ये बात बताऊं कि मैं हफ्ते में आजकल 1 या 2 दिन उसकी सब्जी खुद बना रहा हूं। तो हम किस प्रकार से अपने संसाधनों का, जड़ी बूटियों का, यहाँ पर जो हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हो रहे हैं, साग सब्जी हो रही है, उनका यूज करें और लोगों को उसके लिए अभिप्रेरित करें, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और मुझे तो लगता है हमारी भटकी चुड़कानी में वो दम है, क्या कहते हैं हेम भाई, अगर हम किसी को भी खिला दे, मैं और एक सीरियस नोट पे कह रहा हूं, हमारा भटका जोला, हमारे भटकी चुड़कानी, हमारे भटके डुबके एक बार खिला दीजिए आप किसी को, वो पूरी तरह एनर्जाइज होकर उत्तराखंड से जाएगा। बिल्कुल, निसंदेह, बिल्कुल। हेम भाई, क्या आपको नहीं लगता भट्ट, इसलिए नहीं कि रमेश भट्ट हूं इसलिए मैं कह रहा हूं, भट्ट की ब्रांडिंग होनी चाहिए साहब। हेम भाई आपने म्यूट किया, हाँ प्लीज। नहीं म्यूट नहीं है सर। मेरा ये कहना है सर, जब आदमी हमारे राज्य में आए तो वो हर चीज यूज करे, वो सिर्फ हिमालय देखने ना आए। वो जूस पिए तो ब्रांस का पिए, खाना नाश्ता करे तो नाश्ते में लोकल फूड हो, दिन में लोकल फूड खाए, शाम को चाय के लिए उसके पास बहुत ऑप्शन होने चाहिए। तो काफी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें प्रमोट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो मेरे को महसूस होती है कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो आदमी हमारे पहाड़ में रहकर या कहीं भी रहकर कुछ भी स्वरोजगार कर रहा है, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, हमें उसके प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। और देखिए 1.25 करोड़ लोग हम हैं, अगर 1 या 1.5 करोड़, 1-1.25 करोड़, मान लीजिए 1.25 लाख लोग भी अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं या कोई सर्विसेज दे रहे हैं, 1.25 करोड़ लोग जब उनके कंज्यूमर बन जाएंगे या उनके सर्विस लेने के लिए तैयार रहेंगे, तो फिर खुद ही उनकी इकोनॉमी, पूरी राज्य की इकोनॉमी तो वैसे ही उड़ जाएगी। मेरा ये कहना है। तो राज्य सरकारों पे भरोसा करके तो 20-21 साल निकल गए हैं। बिल्कुल सही कहा कि गवर्नमेंट पे आप पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं रख सकते। और मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स के साथ होते आते सरकार के बजटरी कंस्ट्रेंट को जानता हूं, जितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही उनमें से आप एक भी नहीं कर पाएंगे, एक भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस समय के हालात ऐसे हैं कि आपके पास इकोनॉमिक स्कोप है ही नहीं। लेकिन मैं रेखा जी एक और बात कहता हूं, हमारा जो बेरीनाग का बेल्ट था, उसकी चाय जो थी इंटरनेशनल लेवल में, मैं फिर से बताना चाहता हूं जो युवा साथी जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है, बेरीनाग की चाय ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पे 2-2 बार टी क्वीन का खिताब जीता है। अब आप बताइए, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पे टी क्वीन का खिताब जीता है, आज वो बेरीनाग की चाय कहां है भाई? क्यों नहीं हमने टी इस क्षेत्र में ध्यान दे दिया? एक्चुअली वही मैं कह रहा हूं ना, जो मेरा अपना अनुभव है, हम एक गलत इकोनॉमिक मॉडल की दिशा में आज भी भटक रहे हैं। जब तक हम इस इकोनॉमिक मॉडल की दिशा नहीं बदलेंगे, तब तक हमारा काम नहीं चलने वाला। रेखा जी। जी, ऐसे ही आप चाय की बात करें, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हमारे उत्तराखंड के जो पारंपरिक परिधान हैं, हम उनको आगे लेके जा सकते हैं। हमारे परिधान इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हैं, लोग पसंद कर सकते हैं। लेकिन तभी जब हम इसको आगे अपने आप उस संस्कृति को आगे लेके जाएंगे, अपनी परंपराओं को या किसी भी चीज को एक छोटे स्तर से ऊपर लेके जाएंगे, तभी ये चीजें संभव हैं। आप हमारे परिधान, हमारे यहाँ एक काला कंबल जिसे पाकली कहा जाता है, वो पहना जाता है, और अब तो धीरे धीरे लोगों ने कम कर दिया। तो यही चीजें हैं जो संस्कृति को धीरे धीरे कम कर रही हैं। हम चाहते हैं कि हमारी छोटी छोटी चीजें, चाहे वो संस्कृति को लेकर हो, परंपराओं को लेकर हो, या छोटे उद्योगों या खान पान को लेकर हो, सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएं आगे। आप उसमें ही देख लीजिए, कुमाऊं में पिछौड़ा पहनते हैं और लोग मैंने बाहर भी बहुत सारे लोगों को पिछौड़ा खरीदते हुए देखा। जब लोगों ने सोशल मीडिया पे पिछौड़े की फोटो डाली है, तो लोग बाहर भी पहनने लगे हैं। काफी लोगों को देखा है कि बाहर भी वो। तो इसी तरह अगर हम इन छोटी छोटी चीजों को आगे लेकर जाते हैं, तो निश्चित ही हमारा खान पान भी और संस्कृति, सभ्यता, पहनावा, सभी कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा सकता है आगे। बिल्कुल आपने सही कहा। हमारा ऐपण, मनी भाई, हमारा ऐपण, मुझे खुशी है उत्तराखंड की बेटियों ने यह बीड़ा उठाया है। ऐपण को लेकर उत्तराखंड की बेटियों ने बीड़ा उठाया, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अब आप सोचिए,
हमारा ऐपण सिर्फ एक कला नहीं है, हमारी परंपरा नहीं है, उसके पीछे जो हमारी भक्ति है, जो हमारी सोच है सर्वे भवन्तु सुखिनः की, वो उस ऐपण में दिखाई देती है। मनी भाई जी भगत जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा। कभी ऋग्वेद में कहा गया कि यथाकृत तेन सत्य विशिष्यमाणोयम्। अगर हम ऐपण की बात करते हैं तो वो सिर्फ ऐपण नहीं है, वो कलाकृति नहीं है, वो कोई चिन्ह नहीं है, बल्कि ऐपण के भीतर का विज्ञान समझने की आवश्यकता है। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तब शकुनाकर होते हैं, शकुन के आखर। उसके उपरांत जो ऐपण दिया जाता है, गोधूली बेला का जो ऐपण दिया जाता है, जनेऊ संस्कार होता है, यज्ञोपवीत होता है, विवाह संस्कार होता है। हमारे जीवन में जन्म से लेकर मरण तक, यानी कि एक एक क्षण में हम जितनी भी प्राविधियां करते हैं उसको इंगित करता है ऐपण। और ये ऐपण स्वस्तिक से लेकर ओम से लेकर जितनी भी विधाएं होती हैं उसमें सम्मिलित होता है। इसलिए हम सबसे विशिष्ट इसीलिए नहीं है कि हमारे आसपास हिमालय है, हम इसलिए विशिष्ट हैं क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा रहन सहन हमने पूरे विश्व को सिखाया है, हम इसलिए विशिष्ट हैं। और ऐपण की अभी हमारी बहन ने बात की थी। ऐपण यहाँ के जागर, यहाँ के बैर, यहाँ के भगनौल, यहाँ की लोक संस्कृति, इसके संवर्धन के, इसके विकास के लिए भी हमें काम करना होगा। सरकार को भी चेताना होगा। देखिए, सरकार के भरोसे नहीं रहा जा सकता, लेकिन एक बात ये भी है कि बार बार सत्ताधीशों को, राज सत्ता पर बैठे हुए व्यक्तियों को चेताना, उनको बार बार इस बात के लिए कचोटना और कहना, ये भी हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए। तभी हम इस उत्तराखंड की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता की एक नई नींव रख पाएंगे। जी। और हेमंत जी, हेम भाई, जिस तरह से हमारे युवाओं ने भू कानून की, मुझे बड़ी खुशी है कि ये भी एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है, एक ऐतिहासिक दौर है उत्तराखंड के लिए, जब बड़े पैमाने पे एक के बाद एक युवा साथी ने, चाहे वो उत्तरकाशी से हो, चाहे वो बागेश्वर से हो, चाहे वो अल्मोड़ा से हो, चाहे वो चमोली से हो, उन्होंने एकजुट होकर एक आवाज उठाई कि साहब आप लैंड रिफॉर्म करिए, लैंड अमेंडमेंट करिए, हमारी लैंड बचाइए आप, क्योंकि हम अपनी लैंड इस तरह से बिकते हुए नहीं देख सकते, और खासकर हमारी एग्रीकल्चर लैंड जिसपे कि हमारी आजीविका आने वाले समय में टिकी रहेगी। तो आपको लगता है कि जो हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं वो इतने बड़े पैमाने पे की गई युवाओं की डिमांड से अपने को अलग नहीं कर सकते? नहीं सर, जो मेरे को पूरा विश्वास है कि क्योंकि मुख्यमंत्री जी यंग हैं और उनका बहुत लंबा अनुभव भी है, और सबसे बड़ी बात है कि वो पहाड़ में पैदा हुए हैं और यहाँ उनकी कर्मभूमि है प्लेन्स में, तो वो पूरे राज्य को एक बैलेंस बना के चलेंगे। हाँ, उनके पास थोड़ा समय की कमी है क्योंकि उनको बहुत जल्दी काम करना पड़ेगा। और उनका, जैसे हम रोजगार की बात कर रहे थे ना, तो मैं देखता हूँ रुद्रपुर में अभी भी लोग उनको इस बात के लिए याद करते हैं कि यहाँ उन्होंने 2004-05 जब यहाँ इंडस्ट्रीज लग रही थी, उस टाइम पे वो शायद युवा भाजपा के अध्यक्ष थे, यहाँ बहुत लंबा संघर्ष किया और यहाँ उस समय की तिवारी सरकार को यह कानून बनाने के लिए बाध्य किया कि यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार में 70% रिजर्वेशन मिलेगा। ये वही थे धामी जी जो अभी मुख्यमंत्री हैं। तो मुझे उनसे उम्मीद है और उम्मीद करनी भी चाहिए, वो हमारे निर्वाचित हमारे ही प्रतिनिधि हैं, तो उनसे हमें उम्मीद भी करनी चाहिए और उन पर दबाव भी बनाना चाहिए और उन तक हमारी अपेक्षाएं भी पहुंचनी चाहिए। अपनी सोच को इम्प्लीमेंट करें, लेजिस्लेचर्स की सोच को इम्प्लीमेंट करें, उत्तराखंड के युवाओं की सोच को इम्प्लीमेंट करें। चंद ब्यूरोक्रेट जाके कोई नई कहानी ना पटा दे और फिर वो उसी में फंसते चले जाते हैं, मैंने देखा। नहीं, देखिए सर, आपने भू कानून का आपने जो सोशल मीडिया पे हमारा एक अभी आंदोलन चला था, और ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है कि पहाड़ में रहने वाले या बाहर रहने वाले सभी लोग, चाहे वो भू कानून को पूरी तरह समझे या नहीं समझे, लेकिन वो मन से उस आंदोलन से जुड़े और एक बड़ा अच्छी लहर पैदा हुई। तो ये एक अच्छा साइन है कि लोग पहाड़ के लिए सोच रहे हैं, अपने देवभूमि के लिए सोच रहे हैं, अपनी जन्मभूमि के लिए सोच रहे हैं। तो मुझे ये उम्मीद है कि जिस तरह से ये शुरुआत हुई है, युवाओं ने सोचना शुरू किया है, वो सिर्फ, मैं ये भी कहूंगा कि सिर्फ भावनात्मक तौर पर नहीं, वो ऑन ग्राउंड जुड़े, अपने गांव भी जाएं, अपने गांव में भी जाके देखें कि उनके गांव में जो जमीन है, जो उनके पुरखों ने आबाद की थी, अभी उसकी क्या स्थिति है। वो चाहे नौकरी बाहर करते हो, लेकिन कम से कम एक बार उनको जाके देखना चाहिए कि जिन खेतों में वहां कितने जाले लगे हुए हैं, वहां कितने जाले लगे हुए हैं, कितनी घास उगी हुई है।
मैं उनके आपको दादा मैं नाना ने आपको जिन खेतों को पंजी आबाद करके मनी रखा था, भाई, उनकी क्या मैं स्थिति आपको है? बताऊं, मैं अल्मोड़ा आया था और अल्मोड़ा में मैं यही सब स्टोरी जी। करने के लिए घूम रहा था। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, एक घर को देख के मेरे आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा इतना सुंदर घर, मैं कल्पना कर रहा था इस घर की छत पे कैसे वो अम्मा बैठी होगी, कैसे बच्चे नीचे खेलते होंगे, कैसे आंगन में लोग आके बैठते होंगे, कैसे चाय पी के गपशप बांटते होंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना सुंदर घर, इतना सुंदर घर, और मुझे पता लगा वो पिछले 25 साल से खंडर बन गया है। सर आप घर की बात जी कर रहे हैं, जी, गांव के आपने गांव बिल्कुल खाली हो गए सर, आप तो जानते हैं। तो मनी भाई, हमें उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जो बाहर रहते हैं, अपने इष्ट देवता को पूजने जरूर आइए, अपने घर की खैर खा रखिए, कुछ नहीं तो होम स्टे के तौर पे उसे तब्दील कर दीजिए, वहीं के 4-5 लोगों को उसके लिए रोजगार दे दीजिए। लेकिन आप अपने घर की चिंता करिए, आप अपने घर को घोष विलेज बना के छोड़ गए। ये बहुत खराब स्थिति हो गई है मनी भाई। जी, ये मूलभूत जो आपने जो बात कही है, मैंने 4 पंक्तियां कभी लिखी थी कि अब हवा उड़ा लाई तो फिर उसी की मर्जी, अब हवा उड़ा लाई तो फिर उसी की मर्जी, मैं छोड़ आया हूँ उसकी यादें मचानों में, हम गए परदेश दुबक कर गाँव रोने लगा, आ लौट आ पगले मेरे कच्चे मकानों में। आज स्थिति ये हो गई है, पलायन का दंश झेलते झेलते घर के दरवाजे पर लटका हुआ ताला सुनसान होकर ये कह रहा है कि कब मेरा मालिक वापस आएगा, कब मेरी सुध लेगा। सारी बखिलियां उजड़ गई हैं, सामने जितने पेड़ थे वो सूख चुके हैं। इसलिए भट्ट जी, आपने जैसा कहा कि कई बार आप आए हैं इधर, अल्मोड़ा में आए हैं और क्षेत्रों में भी आप भ्रमण करते रहते हैं, हमें पलायन के दंश को अंदर तक महसूस करते हुए अपने ही लोगों को जो हमसे दूर चले गए, चाहे वो बेरोजगारी के कारण गए हैं या कोई भी प्रकरण रहा है, कोई भी बात रही है, उनको वापस लाने का, पुनर्स्थापन का भी हमें कार्य करना होगा। सरकार को भी इसलिए चेताना होगा और मिलकर प्रयास करने होंगे, तभी ये हमारा जो उत्तराखंड है ये समृद्ध होगा। ओके रेखा जी, एक आखिरी सवाल आपसे। आपने जो महिला सुरक्षा की बात की है, आपने जो नशे की बात की है, आपने जो लोकल प्रोडक्ट्स को वैल्यू एडिशन की बात की है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात की है, मुझे लगता है सरकार के जहन में ये होगा। लेकिन आपको लगता है कि भू कानून से कम अब कोई भी सरकारें आने वाले समय में बच नहीं सकती? वो समय ले सकती हैं, चर्चा कर सकती हैं, एक बड़ा डिस्कशन कर सकती हैं, बट अंततोगत्वा उनको आकर इसमें अमेंडमेंट करना होगा। जी सर, ये एक बहुत बड़ा एक वो मुद्दा बन चुका है आज के समय में। अभी आने वाली सरकार, चाहे वो किसी भी दल की आए, उन्हें हर हाल में भू कानून पर चर्चा करनी होगी, भू कानून पर इम्प्लीमेंट करना होगा और इसी को लेकर आगे क्या कहते हैं, पर्यावरण और जल जंगल जमीन के विषय में बात करनी होगी और भू कानून के लिए एक निर्णय लेना होगा कि हर हाल में अगर युवा को रिवर्स प्लान अगर किस करवाना है और अपनी भूमि को, अपने पर्यावरण को, अपनी संस्कृति परंपराओं को बचाना है तो भू कानून लाना होगा। आगे सरकार जो भी आएगी उसे इस विषय पर जरूर से बात करनी पड़ेगी। ओके, एक बार और मुझे बता दीजिए कि आप जब आपने देखा कि साहब बार बार मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, तो एक उत्तराखंडी होने के नाते आपके दिल से क्या आवाज आती है? सर, अस्थिरता तो किसी भी चीज की सही नहीं होती। ऐसे अस्थिरता में ना तो कोई विकास कार्य हो पाएंगे और ना ही उत्तराखंड आगे बढ़ पाएगा। कैसे कि जबकि जैसे ही किसी विषय पर बात होती है तब तक मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है और वो विषय वहीं पर छूट जाता है। अगला मुख्यमंत्री आया, वो पिछले मुख्यमंत्री के सारे कार्य छोड़ देता है, अपने नई घोषणाएं शुरू हो जाती हैं। जब तक उन घोषणाओं को क्रियान्वयन का समय आता है तब तक फिर मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है। अगर ऐसी अस्थिरता बनी रहेगी कैसे उत्तराखंड का विकास होगा और कैसे राज्य आगे बढ़ पाएगा? तो यह स्थिरता सही नहीं है किसी भी एक दल को अपने जो के लिए सही नहीं है। वो इतनी मेहनत से बैनर पोस्टर लगाते हैं, अपनी हंसती हुई फोटो लगाते हैं और पता लगा कि बैनर पोस्टर पे इतना पैसा खर्च किया और दूसरे दिन निजाम बदल गया, अब फिर नए बैनर पोस्टर कहां से लाए? तो ये केवल जनता के लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स के लिए भी प्रॉब्लम है। लेकिन हेम भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि ये बार बार जो ये बदलते, साहब 21 साल में आप 11 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, मतलब एक तरह की आपने उत्तराखंड को, मैं समझता हूं देश की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन गई है मुख्यमंत्री बदलने की। जी सर, इसमें ना सर मैं ये समझता हूं कि एक तो जो
बड़ी पार्टियों का जो आला कमान से जो डिसीजन होते हैं ना, और ये उनके कारण थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हैं। प्लस जो लोकल हमारे नेता हैं वो एक बहुत छोटी सोच के साथ, वो कहते तो हैं कि हम राज्य के भले के लिए कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो अपने भले के लिए करते हैं। तो जो क्षेत्रीय राजनीति है या जातिगत राजनीति की बात होती है, भाई वहाँ ये गढ़वाल का मुख्यमंत्री है तो प्रदेश अध्यक्ष कुमाऊं का बनना चाहिए, ये सब बेकार की बातें हैं। ये जनता के मन में कहीं नहीं है। बिल्कुल सही कहा, जनता के मन में नहीं है, लेकिन ये पैदा किसने की? हेम भाई, ये नेताओं ने पैदा की है, राजनीतिक दलों ने पैदा की कि आप ब्राह्मण हैं, मैं ठाकुर हूं, फला ये है, ये सब राजनीतिक दलों के आकलन हैं। जनता सिर्फ राज्य का भला चाहती है, अच्छा रोजगार, अच्छा शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, अच्छी रोड्स चाहती है। उनको ये मतलब नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री जो है वो ठाकुर है या ब्राह्मण है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, हमें राज्य का भला चाहिए, हमें बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए, युवाओं के लिए रोजगार चाहिए, महिलाओं के लिए सुरक्षा चाहिए और कनेक्टिविटी अच्छी चाहिए। हाँ, तो हमें मनी भाई वही मैं कह रहा हूं ना कि पब्लिक ये थोड़ा ना कह रही है कि भाई किसी ब्राह्मण को लाओ, किसी ठाकुर को लाओ या किसी दलित को लाओ। वो कह रही है साहब आप अच्छी एजुकेशन के लिए बात करो, अच्छी हेल्थ व्यवस्था के लिए बात करो। हमारे नेताओं को खड़ंजों से ऊपर उठना भी होगा मनी भाई, बिकॉज ये खड़ंजा पॉलिटिक्स अब कम से कम आने वाले समय में नहीं चलेगी। बिकॉज जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट, क्वालिटी हेल्थ, ये सब चीज़ें डिमांड करेंगे, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग। तो आपको लगता है इसके लिए भी अब हमारे राजनेताओं को तैयार रहना चाहिए? मनी भाई जी, हेलो। आपको लगता है कि अब वो दौर नहीं रह गया कि साहब हम आपकी सड़क काट के बना देंगे, आप चिंता मत करिए, अब कम से कम अच्छे अस्पताल, अच्छे स्कूल्स, आपके बच्चों के भविष्य के लिए हायर एजुकेशन की व्यवस्था, आपके लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज और आपके पास क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर? जी बिल्कुल जी, अब वो समय आ गया है जब क्षेत्रवाद, जातिवाद, इनसे हटकर हमें बात करनी होगी। इन विषयों पर बहुत बात हो गई है। उत्तराखंड को हमने प्रयोगशाला बना दिया और भट्ट जी देखिए, परिवर्तन और जो प्रयोग है वो बार बार अगर हो तो बहुत सालता है, कष्ट देता है। इसलिए आज जरूरत है ग्रासरूट लेवल पर काम करने की। अगर हम बार बार ये बात कहते हैं कि वहां ठाकुर है, यहाँ पंडित है, यहाँ फलाना, यहाँ ढिमकना, कि उत्तराखंड के युवाओं को या देश के युवाओं को इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि कौन व्यक्ति बना है, वो किस पद का है, किस समुदाय का है, किस धर्म का है। सबसे मुख्य बात जो है वो ये है कि वो हमारी बातों को कितना समझता है। जो सत्ता पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो कितना हमारी बातों को समझकर जनता के नस को समझता है और विकास कार्यों में संलग्न है। ये सबसे मुख्य बात होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। विकास अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। राजनीतिक दलों को कुमाऊं, गढ़वाल, जौनसार, पहाड़, तराई, ठाकुर, ब्राह्मण, इन सब से बाहर निकलने की जरूरत है। और जो हमने आज का मुद्दा रखा था अपने युवा साथियों के साथ, जो हमने चर्चा किया था, उसका मूल सार यह है कि साहब अपने इकोनॉमिक मॉडल पर, जो परंपरागत मॉडल है, उस पर विचार करना शुरू करिए, ग्राउंड में डिलीवर करना शुरू करिए, कॉमन मैन के आइडियाज लीजिए, ब्यूरोक्रेसी के बहकावे में मत आइए, ग्राउंड में जाके प्रैक्टिकल में काम हो रहा है वो देखिए। और सबसे ज्यादा जरूरी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये मेरा फॉर्मूला नहीं है, आपके प्रधानमंत्री जी का फॉर्मूला है, उस पे काम करिए। अब देखना यह है, और मुझे लगता है कि धामी जी के पास ये करो या मरो वाली स्थिति है, क्योंकि वो जानते हैं अगर उन्हें 2022 अपने आगे के लिए सेव करना है तो उन्हें 2021 के इन 6 महीनों में परफॉर्म करना पड़ेगा, रिफॉर्म करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि वो एक आइडियल यंग लीडर हैं उत्तराखंड के, जो उत्तराखंड को बहुत तेजी से आगे ले जा सकते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी हमारे युवा साथी देवभूमि डायलॉग से जुड़े थे उनका बहुत बहुत आभार। और साथ ही साथ आप ये मत सोचिएगा, आपके विचारों में जो विचार आते हैं उनकी जरूर फाइलिंग हम करते हैं, क्योंकि आपका एक आइडिया, कौन जाने आपका एक आइडिया एक इकोनॉमिक मॉडल एक बड़ा बदलाव ला सकता है उत्तराखंड के लिए। इस पे हमारा हमेशा ध्यान रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देवभूमि डायलॉग देखने के लिए।